बिहार एसटीईटी को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। वैकेंसी और सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ परिणाम जारी। मेरिट लिस्ट को लेकर हुआ था बवाल। अनलॉक 5 में झारखंड की जनता को बड़ी राहत। रात 8 बजे तक खुलेंगी सारी दुकानें। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का होगा आवागमन। बोकारो में बीजेपी की जिला इकाई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेएमएम जिलाध्यक्ष पर लगाया अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। जिला प्रशासन को चुनौती देने का आरोप भी गढ़ा। और जम्मू कश्मीर में ड्रोन मिलने के बाद सभी सीमाओं पर बढ़ी चौकसी। जांच के दौरान इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 8 ड्रोन कैमरा बरामद। नेपाल से लाया जा रहा था हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार एसटीईटी 2019 का परिणाम जारी होने के बाद से विवाद जारी था। वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट लिस्ट में नहीं थे, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार को अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हंगामे को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस घटना के बाद एसटीईटी मुद्दे पर विवाद बढ़ गया था। विवाद बढ़ता देख सूबे के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। बिहार शिक्षा विभाग ने बुधवार को क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट का चक्कर हटाते हुए अभ्यर्थियों और वैकेंसी की संख्या के साथ नया रिजल्ट जारी कर दिया है। तो वैकेंसी और सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ परिणाम जारी कर दिया गया है। और मेरिट लिस्ट को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था। मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने अभ्यर्थी पहुंचे थे। उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था और हंगामे को देखते हुए पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा था। एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थी 100% नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं। और बिहार एसटीईटी के परिणाम संख्या के साथ अब जारी कर दिया गया है। वैकेंसी और सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ ये परिणाम जारी किया गया है। मेरिट लिस्ट को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था। मेरिट लिस्ट में धांधली की बात अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही थी और लगातार मांग की जा रही थी कि परिणाम घोषित किया जाए, जारी किया जाए। और इसको लेकर के शिक्षा मंत्री का घेराव भी किया था, उनके घर का घेराव किया था और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था। और आखिरकार अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उनके अभ्यर्थियों का संख्या के साथ परिणाम जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, और आखिरकार सभी हंगामे के बाद जिस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, लगातार वो मांग कर रहे थे और उनकी मांग को आखिरकार मान लिया गया है और अब अभ्यर्थियों का परिणाम जो है वो संख्या के साथ जारी कर दिया गया। देखिए, अभ्यर्थियों की जो मांग थी और सरकार की जो दलील थी, दोनों में अंतर था। और ये जो कल शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव जो है, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, उन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल पे तमाम चीजों को बाइफरकेट करके जारी कर दिया। देखिए, हो क्या रहा था कि सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में कंफ्यूजन भी था और कुछ मामले में एक तरह से अभ्यर्थी अभी के मांग पर भी अड़ गए थे। देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, चाहे वह टीईटी हो या फिर टीईटी हो, वो सिर्फ आपको शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में या शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता देता है। आपको किसी भी तरह से वहां पर कोई वो नौकरी की गारंटी नहीं, यानी आप शिक्षक बन जाएं इसकी कोई गारंटी शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी नहीं देता है। जो अभ्यर्थियों की मांग थी, वो मांग ये थी कि जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं सबको नियोजित किया जाए, सबको नौकरी दे दी जाए। तो ये कहीं से संभव नहीं था। सरकार अपने तरीके से दलील दे रही।
दूसरा जो अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण मांग थी और जायज मांग थी, वो ये जायज मांग थी कि जब करीब 80,000 के करीब था, चाहे वो +2 के लिए हो या फिर 9th-10th के लिए हो, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए करीब 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किया था उन्होंने एसटीईटी परीक्षा को। तो उनकी मांग थी कि इन तमाम लोगों को नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए या उनको भाग लेने की पात्रता है उनके अंदर। लेकिन सरकार ने क्या किया था कि मेरिट लिस्ट बना दी थी। मेरिट लिस्ट क्यों बनाई थी सरकार ने? उन्होंने देखा था कि तमाम ऐसे पद हैं जिनमें से कई गुना ज्यादा लोग पास हो गए हैं। सपोज कीजिए कि कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस में बताया जाता है +2 के लिए कि कंप्यूटर साइंस में जितने पद हैं, यानी जो पद हैं, पद से 10 गुना ज्यादा लोग क्वालिफाई कर गए। तो ऐसे में उन्होंने मेरिट बना दी और उस मेरिट के आधार पर उन्होंने कहा था कि चयन होगा। लेकिन उस मेरिट की बात तभी खत्म हो जाती थी, मेरिट लिस्ट की बात, जब कोर्ट ने कह दिया था कि 2011 के एसटीईटी पास के अभ्यर्थी भी अब शिक्षक की बहाली में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में उस लिस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि उस वक्त की लिस्ट मेरिट लिस्ट को, इस वक्त की मेरिट लिस्ट को कंपेटेबल नहीं बनाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं पहले सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दी थी, वो शुरुआती दौर में ही थी, जब उन्होंने कहा था कि अब तमाम अभ्यर्थी, चाहे वो मेरिट लिस्ट में हो या ना हो, तमाम लोग शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। अब वो बात चली गई। अब दूसरी बात आई कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो मांग करने लगे कि सब लोगों को नौकरी दी जाए, क्योंकि जो सैंक्शन पद हैं, जितने पद है इस वक्त उतने ही ज्यादा, उससे करीब छात्र सफल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने एक लिस्ट आज जारी कर दी। उन्होंने दिखाया है कि 9th-10th माध्यमिक के लिए करीब 52,000 लोग पास हुए। 52,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किया है, माफ कीजिए पास करना नहीं, क्वालिफाई किया उन्होंने एसटीईटी, और उसके अगेंस्ट में करीब 25,000 ही वैकेंसी हैं। तो दुगने से ज्यादा लोग पास हुए हैं, क्वालिफाई किया है, तो सबको नौकरी नहीं दी सकती। नौकरी की चयन प्रक्रिया जो है, नियोजन इकाइयां हैं, वहां वो अप्लाई करेंगे और वहां तय होगा। उसमें रोस्टर भी देखा जाएगा, जिसमें महिलाओं का रिजर्वेशन है, अन्य वर्गों का रिजर्वेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो देखते हुए लोगों को नौकरी मिलेगी। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये सरकार का जो कहना है, उनका कहना है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना, आप शिक्षक की नियुक्ति में शामिल होने के लिए पात्र हैं, न कि नौकरी के लिए पात्र हैं। मतलब आपको नौकरी की कोई गारंटी नहीं। यही अंतर चल रहा था। अब इसको सरकार ने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, और न सिर्फ क्लियर किया, मैंने पहले दिन भी जब बात हुई थी आपसे न्याज, तो मैंने कही थी कि सरकार को विषयवार और वर्गवार चीजों को बाइफरकेट करके उनके सामने रख देना चाहिए, तो बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होगी। और अगर कंफ्यूजन नहीं, आंदोलन का रूप भी लोग बना रहे हैं कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया वो पास हो जाएंगे, तो जरा फर्ज कीजिए कि बिहार के अंदर +2 में कुल 1673 कंप्यूटर के पद रिक्त हैं। 1673 मात्र कंप्यूटर के पद रिक्त हैं +2 में, और पास किया है 17,000 लोग, यानी क्वालिफाई किया है 17,000 लोगों ने, 10 गुना से भी ज्यादा। अब बताइए उनको कहां से नौकरी मिल पाएगी? इसमें जब भी नौकरी मिलेगी मैक्सिमम 1673 को ही नौकरी मिलेगी। उसमें भी रोस्टर होंगे, महिलाओं के रिजर्वेशन होंगे, तमाम चीजें होंगी। ऐसे में जो बाकी के 15,000 से ऊपर लोग हैं, वो अगर आंदोलन भी करेंगे तो उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये विषयवार है। पहले ये लोग जो ओवरऑल मान रहे थे, क्या कहना था कि 37,000 वैकेंसी है और 37,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है, इनको सबको नौकरी मिलती है। लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 37,000 वैकेंसी के खिलाफ करीब 52,000 से ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया, यानी 80,000 के करीब लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो 80,000 लोगों ने जब क्वालिफाई किया है, तो निश्चित रूप से 40,000 में करीब लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, या वो फिर नेक्स्ट टर्म में जब कभी वैकेंसीज निकलेंगी तो होगा। तो आज सरकार ने दरअसल ये किया है, कोई नई काम नहीं किया है, उन्होंने उन तमाम चीजों को बाइफरकेट करके और विषयवार रख दिया है, जिससे लोगों को भ्रम दूर हो। क्योंकि पहले लोग टोटालिटी में देखा करते थे, यानी वो 17,000 जो क्वालिफाई कंप्यूटर के टीचर ने किया है, वो भी देखते थे कि वो 37,000 में पात्र है। लेकिन अब उनको पता है कि उनकी लड़ाई, 17,000 लोगों की लड़ाई 1673 पदों के लिए है, न कि 37,000 के लिए। तो ये स्पष्टता की गई, यानी विभाग ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया, विभाग ने कोई अपने आदेश वापस नहीं लिया, विभाग ने चीजों को एक तरह से कहा जाए क्लियर किया है, या एक तरह से बाइफरकेट करके लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में रखा। जी जी, लेकिन शशांक जी, जैसा कि क्वालिफाइड लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है और पदों की जो संख्या है वो कम है, तो इसको लेकर के अब ये भी मांग की जा रही है कि 100% नियुक्ति की भी मांग की जा रही है। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, और क्या अब अगर 100% जिस तरीके से नियुक्ति की मांग की जा रही है, तो क्या अब इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया जा सकता है?
जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों की देखिए मेन अभ्यर्थियों का जो मुख्य मांग है वो यही है कि जितने लोगों ने क्वालीफाई किया है, उन लोगों को नौकरी सुनिश्चित की जाए। देखिए ये बहुत ही तकनीकी विषय होता है, ये इतना आसान नहीं होता है जितना देखने में लगता है। प्रत्येक राज्य में जितने भी आपके विद्यालय हैं, सब जगह सृजित पद होते हैं और सृजित पदों को सृजन करना काफ़ी मुश्किल जटिल प्रक्रिया होती है, कैबिनेट की मंजूरी होती है, उसके बाद ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट। यानी आपके एक अगर सरकारी कोई विद्यालय है प्लस 2 का, तो उसमें छात्र कितने हैं? छात्रों के मुताबिक पदों की संख्या सृजित होती है। कभी-कभी छात्र धीरे-धीरे कम होते गए, तमाम ऐसे सरकारी विद्यालय जहाँ पहले पदों की सृजित पदों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन धीरे-धीरे विद्यार्थी बहुत कम होते गए निजी स्कूलों के कारण, तो वहाँ पर सृजित पदों को डाइल्यूट भी किया गया है। तो पदों का सृजन होता है। अब आपको बता दें कि अभी बिहार में कंप्यूटर साइंस के जितने पद सृजित हैं, उसमें प्लस 2 में मात्र 1673 ही पद खाली हैं। तो आप 1673 से 1674 पद में भर्ती नहीं की जा सकती है। ये कानूनी भी है, संवैधानिक व्यवस्था है और इसमें कैबिनेट की मंजूरी के साथ-साथ पदों को रिक्त करने की पूरी एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस। इस तरह पूरे बिहार में हर विषय के लिए ऐसा है। अब देखिए बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं नियाज गौर करने की बात है। एक मैथिली विषय में 106 पद पूरे बिहार में रिक्त हैं। 106 पद में मात्र 54 लोगों ने क्वालीफाई किया है, यानी 54 लोगों की नौकरी गारंटी है कि उनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जितने लोगों ने क्वालीफाई किया है उससे ज्यादा पद है। तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर पद ज्यादा, से फिजिक्स को ले लिया जाए, फिजिक्स में पूरे बिहार में लगभग 2384 पद खाली। पूरे बिहार में 2384 पद के अगेंस्ट में मात्र 814 लोगों ने क्वालीफाई किया। यानी जब दूसरे चरण की वैकेंसी निकलेगी तब ये पद बचे रह जाएंगे, क्योंकि 814 लोग ही इसमें भर्ती हो पाएंगे, या बहुत सारे लोग ना भी शामिल हो, बाद में नौकरी ना करें। तो 2384 पदों के अगेंस्ट में 814 ही लोग क्वालीफाई किए हैं, इसमें सब लोगों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर देखिए अगर प्लस मध्य में किया जाए तो सामान्य विज्ञान में 5000 लोगों ने विषय है, 5000 पद है सामाजिक विषय विज्ञान का, और उसमें 26,000 लोगों ने क्वालीफाई किया है। यानी सामाजिक विज्ञान में 5000 पद हैं और 26,000 लोगों ने क्वालीफाई किया है। 20,000 लोगों को या तो पद सृजित होने का इंतजार करना पड़ेगा, या आगे दूसरे चरण में कोई नई चीज बनेगी तो बनेगी। तो ये विषयवार अलग-अलग है, यानी हर विषय में ऐसी बात नहीं है। कुछ विषय में 100% नौकरी भी मिलेगी, जैसे भौतिकी में मिलेगी, बॉटनी में मिलेगी, जूलॉजी में मिलेगी। इन विषयों में ऐसी बात है कि यहाँ पद ज्यादा है और लोगों ने क्वालीफाई कम किया है। जैसे बॉटनी में 835 लोग पद है और 813 लोगों ने क्वालीफाई किया, 808 की 16 लोगों ने। तो बॉटनी के हर छात्र को रोस्टर के हिसाब से नौकरी मिलेगी। अब एक बात और देख लीजिए, मान लीजिए 816 सामान्य श्रेणी के हो जाएंगे और पुरुष ही हो जाएंगे, तो इसमें रोस्टर को देखते हुए नौकरी दी जाएगी और बाकी पदों को रिक्त रखा जाएगा अगले चरण के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें रोस्टर भी देखना है, सृजित पदों की संख्या भी देखना है और क्वालिफाइड लोगों को भी देखना है। तो तमाम क्वालिफाइड लोगों की नौकरी की कोई गारंटी नहीं देता एसईटी। यह सीटी सिर्फ आपको शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने की पात्रता देता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक की तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिलों में दुकानें 8 बजे रात तक खुलेंगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन होगा। बाहर से यानी दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की अब जरूरत नहीं। रेस्टोरेंट और बार 50% के साथ खुलेंगे। एक जगह पर 50 लोगों के इकट्ठा होने की छूट मिली है। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में सीटों की क्षमता से आधे लोगों को बैठने की छूट दी गई है। हालांकि रविवार को बाजार बंद रहेगा। तो झारखंड में अनलॉक 5.0 राज्य की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी और सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दुकानें और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन शुरू होगी और बसों में कुल सीटों में 50% यात्रियों को बैठने की अनुमति भी दी गई है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने
के लिए ई पास की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है और दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या जाने के लिए ई पास जरूरी है। दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अब नहीं होगा। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ अब खुल सकेंगे और इसके साथ साथ स्टेडियम, जिम और पार्क भी खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान अभी भी बंद रहेंगे। 50 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर अभी रोक रहेगी और बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन भी खुलेंगे, लेकिन 50 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल अभी बंद रहेगा और सभी तरह के प्रदर्शन और जुलूस पर भी अभी रोक जारी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी। मेला और प्रदर्शन पर भी रोक जारी रहेगी। तो ये झारखंड में अनलॉक 5 की शुरुआत की गई है और 5 के तहत इन सभी में छूट दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। राज्य के सभी दुकानें अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, झारखंड में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक 5 लागू किया गया है वहां पे, और इसके तहत किन किन सेवाओं में छूट दी गई है? देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर अब नियंत्रण आ चुका है, लगाम लग चुका है। अगर कल के आंकड़ों की बात कर ले तो कल महज पूरे जिला में झारखंड के 24 जिलों में महज 85 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें 120 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इन आंकड़ों को देखते हुए राज्य अब अनलॉक 5 में प्रवेश कर चुका है और आज सुबह 6 बजे के बाद से वह अनलॉक 5 की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। और इस अनलॉक 4 से 5 में जो बेसिक डिफरेंसेज हैं, जो मुख्य रूप से जो अंतर है, उन अंतरों के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला अंतर यह है कि अब शादी समारोहों में 50 लोग तक शामिल हो सकते हैं। बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवनों को खोल दिया गया है। यहाँ पर 50 लोगों तक इकट्ठा हो सकते हैं और किसी भी प्रकार के आयोजन को अंजाम दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रात में 8 बजे तक अब दुकानें खुली रह सकेंगी। जो 4 बजे शाम तक दुकानें खुली रहती थी, दुकानों को 4 बजे शाम के बाद बंद कर दिया जाता था, वह दुकानें अब रात में 8 बजे तक खुली रहेगी। तो जाहिर सी बात है, व्यापारिक अवधि का विस्तार किया गया है। अंतर जिला बस सेवा शुरू कर दी गई है। बस सेवा शुरू करने के लिए अब राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले तक बसों से यात्रा आसान हो जाएगी, लेकिन अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर अभी लगाम लगी रहेगी। दूसरे राज्य से झारखंड में या झारखंड से दूसरे राज्य तक बस सेवाएं जारी नहीं हो सकेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार और रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्विमिंग पूल और क्लब को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। स्विमिंग पूल और क्लब अभी बंद रहेंगे। तो यह मुख्य बातें हैं। इन बातों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि अनलॉक 4 और अनलॉक 5 के बीच में यह मुख्य रूप से अंतर है। नियाज जी, लेकिन जिस तरीके से कुंदन जी लगभग सारी सेवाओं में छूट दी गई है और लगभग सारे संस्थाएं भी खोली गई हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के खुलने को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? ये कब तक खुल जाएगा? और ई पास की सेवाओं को लेकर के क्या कुछ छूट दी गई है? देखिए, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, वह स्कूल हो, कॉलेज हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगले आदेश तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ई पास के बारे में आपने पूछा है। राज्य के अंदर अब मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है। राज्य से बाहर के लोग जो झारखंड आ रहे हैं
उन्हें ई पास की जरूरत होगी। और साथ ही साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि पहले दूसरे राज्य से झारखंड में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता था, वह चाहे झारखंड का हो या झारखंड के बाहर का हो, अगर झारखंड से बाहर का कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो 72 घंटों से ज्यादा की अवधि के स्टे के लिए उसे 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था थी। लेकिन वो 7 दिनों का होम क्वारंटाइन का जो एक कह सकते हैं कंडीशन था, उसे विड्रॉ कर लिया गया है। अब झारखंड में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 7 दिनों के होम क्वारंटाइन की जरूरत नहीं रहेगी। ई पास केवल उन लोगों को जरूरी होगा जो लोग दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश कर रहे हो। नियाज जी, कुंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड सरकार का अनलॉक 5 अब शुरू हो गया है और अनलॉक 5 के तहत कई सेवाओं में छूट दी गई है। राज्य की सभी दुकानें अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगी और सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ भी अब खुलेंगे। तो शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी, यानी कि साप्ताहिक लॉकडाउन जो है अभी भी जारी रहेगा। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन भी शुरू होगी। इसके लिए ई पास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बसों में कुल सीटों में 50% यात्रियों को बैठने की अनुमति दी गई है। और राज्य के अंदर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए ई पास की बाध्यता को भी अब ख़त्म कर दिया गया है। दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या जाने के लिए ई पास ज़रूरी है। दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अब नहीं होगा और सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्टेडियम, जिम और पार्क भी अब खुल सकेंगे और स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। 50 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर भी अभी रोक लगाई गई है और इसके साथ साथ बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन भी खुल सकेंगे, लेकिन 50 से ज़्यादा पर रोक है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ड्रोन के बाद देश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बड़ी जांच पड़ताल के बीच सीमा पर एसएसबी ने 8 ड्रोन कैमरा बरामद किया है। बरामद किए गए सभी ड्रोन मेड इन चाइना है। इन सभी को तस्करों द्वारा एक कार में नेपाल से हिंदुस्तान लाया जा रहा था, जिसके बाद जांच में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 26 तारीख को इस मामले में कुंडवा चैनपुर थाना में एक केस दर्ज किया गया है। एसएसबी जो वहाँ पे पोस्टेड है नेपाल बॉर्डर पे, वो वाहन चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ी थी और उनके कार से, I-10 कार से 8 डिब्बे जब्त किए गए थे। जब उन डिब्बों को खोला गया तो उसमें ड्रोन थे। उन व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो नेपाल से ये खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई वैध कागजात उसके प्रस्तुत नहीं किए गए। तो तस्करी करके इन वस्तुओं को लाया गया था। उसके बाद इस मामले में 26 तारीख को केस दर्ज किया गया और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो तीनों व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और एक व्यक्ति सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके संबंध में एसडीपीओ ढाका को स्वयं इस कांड का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसके सभी पहलुओं पर जांच की जाए। और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर समस्तीपुर में वाम दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई समर्थकों ने हाथों में झंडे और तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया और शहर में निकाली गई रैली ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास पीएम मोदी का पुतला दहन किया और साथ ही सरकार से पेट्रोल और डीजल का दाम कम करने की मांग की। अभी डीजल पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमत, उसको वापस करने के लिए और जो इनकम टैक्स से बाहर है वैसे लोगों को 7500 रुपया मुफ्त मांगे। हमारे डीजल पेट्रोल और 7500 रुपया अविलंब देने की मांग चल रही है।
तो अभी आप लोग प्रतिरोध सभा निकाले हैं, इसमें क्या कुछ करने वाले हैं? अभी यहाँ पुतला दहन हम प्राइम मिनिस्टर का पुतला दहन हम लोग करेंगे और यहाँ से गोलंबर तक वहाँ जाएंगे कलेक्ट्रेट के पास, वहाँ पुतला दहन होगी और वहाँ पर मीटिंग करके और फिर अगले इस सवाल पर अनवरत लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। वापस लो, वापस लो, और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।